साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन वंश के विषय में। और आपके इस चैनल धम्म प्रभात बुद्ध और भारत में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी गुप्त वंश के विषय में, और गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए उनके कार्यकाल और उनकी उपलब्धियों और उनके समय में स्थापित धर्म के बारे में, और विभिन्न प्रकार के जो मिथक थे, जो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, उनके विषय में बात की। और अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन वंश के विषय में। और बुद्धिजीवियों के षड्यंत्र एक ऐतिहासिक अवलोकन में लेखक राजीव पटेल जी ने किन भ्रामक स्थितियों से हम लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया है, ये देखेंगे। पिछली वीडियो में हमें हमारी समझ यहाँ तक पहुँची कि जो संस्कृत भाषा है उसका प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में नहीं हुआ था, और गुप्त वंश के जितने भी सम्राट हुए थे उन सब का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, और भाषा उनकी जो थी पाली और प्राकृत भाषा थी। ठीक उसी प्रकार हर्षवर्धन वंश की स्थापना 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में होता है, और राजधानी इनकी कन्नौज होती है। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, और इनके शासनकाल में भी प्राकृत और पाली भाषा का प्रचार प्रसार होता है, और पाली और प्राकृत भाषा ही इनकी राज्य की भाषा होती है। इनके दरबार में चीनी यात्री वेनसांग आते हैं। जो चाइनीज का ट्रेवलर था वो इनके दरबार में आता है, और 2 वर्ष तक वो भारत भ्रमण करता है। लगभग 2 वर्ष के, वो लगभग भारत में 17 वर्षों तक रहा। 2 वर्ष तक तो उन्होंने शिक्षा पाई। तो 17 वर्ष एक लंबा समय होता है, और इस लंबे समय में हर्षवर्धन वंश का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल ही लगभग 41 वर्षों तक रहता है, और 17 वर्षों तक वैनसांग भारत रहे। इस समय एक युग पुरुष ब्रह्मगुप्त हुए हैं, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वैनसांग। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी जिनका शासनकाल था, 41 वर्षों के शासनकाल के दौरान, इसी दौरान वैनसांग आता है। वह भारत में 17 वर्षों तक रहा। 17 वर्षों तक रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और इसका मतलब यह है कि वैनसांग ने जो अपने यात्रा विवरण में उल्लेख किया होगा काफ़ी प्रमाणिक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहकर अध्ययन करके और बहुत सारी प्रमाणिकताओं के साथ बातों को उन्होंने लिखा होगा। 17 वर्षों के इस लंबे कालखंड में उन्होंने जरूर भारत की हकीकत को समझा होगा। तो वेलसांग के यात्रा विवरण से हर्षवर्धन वंश के साम्राज्य के विषय में, राजनीतिक स्थितियों के विषय में, सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक ढांचे के विषय में, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत सटीक मिल सकती है। तो वेलसांग की यात्रा विवरण को प्रमाणिक माना जा सकता है। जबकि मैंने देखा कि केसी श्रीवास्तव जी ने अपने जो इतिहास लेखन में प्रमुख प्रमाण, जो हर्षवर्धन वंश के जो इतिहास को लिखने का जो प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत किया है, उन्होंने बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित, तो उसके माध्यम से उन्होंने इतिहास लेखन की कोशिश पूरी पूरी की है।
लेकिन वेनसांग का भी यात्रा विवरण काफी प्रमाणिक है और अनदेखा नहीं कर सकते हैं। निष्पक्षता इसमें जरूर रही होगी, वेनसांग को किसी भी चीज का लालच नहीं रहा होगा। उसे जो चीजें दी होंगी वो निश्चित रूप से प्रमाणिक दी होंगी। उसने तत्कालीन भारतीय समाज का अच्छा वर्णन किया। उसके अनुसार सारे भारत में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। यानी 17 वर्षों के लंबे पीरियड में रहने के बाद वेनसांग ये लिखते हैं कि सारे भारत में, संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। उसने बताया कि स्वात घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर स्वात घाटी यानी स्वात घाटी के आसपास की जो बस्ती रही होगी, वहां पर 1400 बौद्ध मठ देखे थे। 1400 बौद्ध मठ काफी मात्रा में होती है, इनकी संख्या काफी है। और इस 1400 बौद्ध मठों में 18,000 भिक्षु रहते थे। तक्षशिला जो इस समय पाकिस्तान में है, तक्षशिला एक बौद्ध राज्य था। अभी तक तक्षशिला बौद्ध राज्य था जो कश्मीर के अधीन था। वेनसांग ने हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में 100 मठ और 10,000 बौद्ध भिक्षु देखे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का संरक्षक था। दक्षिण भारत में कांची बौद्ध धर्म का शक्ति केंद्र था। वह 2 वर्ष तक नालंदा में रहा। नालंदा में 2 वर्ष तक वेनसांग ने रहकर अध्ययन किया। और दक्षिण में बौद्ध धर्म का जो शक्ति का केंद्र था वो पल्लव शासकों की राजधानी कांची था। यानी पल्लव भी बौद्ध धर्मावलंबी थे। उसने सन 646 ईस्वी में महान तांग वंश के समय में पश्चिम की यात्रा नाम से चीनी भाषा में पुस्तक लिखा, जिसका 1857 में फ्रेंच में एक लेखक हैं स्टैनिस्लैस जूलियन, इन्होंने फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। तो इस जो पुस्तक लिखी चीनी भाषा में वेनसांग ने 646 ईस्वी में तांग वंश के समय पश्चिम की यात्रा नाम से, तो उसका बाद में अंग्रेजी अनुवाद होता है। और उसने यहाँ के लोगों के बारे में कहा कि यहाँ के लोग आराम तलबी और सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। यानी काम जो करते हैं, उनके जीवन के जो मूल्य हैं वो आराम से हैं, आराम तलबी होते हैं और सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। देखिए साथियों, एक चीज और स्पष्ट हो रही है कि भारत में 646 ईस्वी में हर्षवर्धन वंश के समय तक पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? बुद्ध धर्म में आनंद के प्रयास से बुद्ध के समय ही बौद्ध भिक्षुणियों को भी धम्म दीक्षा और प्रवज्ञा दी जाती थी। वहां से उनको भिक्षु संघ में शामिल किया गया और उनकी अलग से व्यवस्था होती थी। तो वो शिक्षा यहाँ पर चली आ रही है। तो वही बता रहे हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी और सामान्य लोग जो थे वो मांस, प्याज और शराब का प्रयोग नहीं करते थे। देखिए एक चीज यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सामान्य लोग जो यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वही सामान्य लोग थे और वो मांस, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण धर्म से संबंधित किसी बातों का जिक्र किया गया है। ये परंपरा जो है सम्यक संस्कृत की परंपरा है,
लोग मांस, प्याज और शराब का प्रयोग नहीं करते थे। बाद में ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने इन चीजों को जबरन हथिया के अपने सिद्धांतों में शामिल किया। तो बुद्धिस्ट लोग जो थे वो लोग मांस, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे। ऐसी जानकारी वेन्सान की यात्रा विवरण से प्राप्त होती है। देखते हैं उस समय दक्षिण का क्या प्रभाव था बुद्ध धर्म के संबंध में और भारतीय इतिहास के संबंध में कैसा शासन व्यवस्था थी। दक्षिण भारत के आरंभिक ऐतिहासिक काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण भारत का ऐतिहासिक कालखंड है उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक मतलब 900 वर्षों तक कायम रहा। यानी तीसरी ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, तो 300 ईस्वी के पहले वाला वो और प्लस 600 ये 900 वर्षों तक का जो समय रहा वो संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश थे, चेर राजवंश, चोल राजवंश एवं पांड्य राजवंश। तमिल में संगम का अर्थ है संघ अथवा सम्मेलन, जैसा कि प्रतीत होता है। संगम का अर्थ है मेल मिलाप, तो ये तमिल शब्द है। और तमिल शब्द जो संगम का अर्थ है संघ अथवा सम्मेलन। संगम तत्कालीन विद्वानों की गोष्ठी थी। चेर राजवंश, सबसे पहले हम बात करते हैं चेर राजवंश के बारे में। संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश थे, जो चेर, चोल एवं पांड्य। तो चेर राजवंश के बारे में हम बात करेंगे। यह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था। अशोक के शिलालेख में केरल पुत्र राज्य का उल्लेख है। केरल पुत्र राज्य ही चेर राज्य था। यानी सम्राट अशोक के समय में जो दक्षिण में चेर राज्य था वो केरल पुत्र राज्य के रूप में उल्लेख मिला है अशोक के शिलालेख में, वो चेर राज्य ही था। इसका भौगोलिक विस्तार मालाबार तटीय क्षेत्र, यानी समुद्र के किनारे वाला भाग जो मालाबार का तटीय क्षेत्र और उत्तरी त्रावणकोर एवं कोचीन तक था। इसकी राजधानी वंजी थी। दूसरा राज्य था पांड्य राजवंश। इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने 324 ईसा पूर्व किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और रहा। उसने दक्षिण के राज्यों में पांड्य राज्य की व्यवस्था के बारे में और उसके बारे में जिक्र किया है। तो पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था और उसमें मोटे तौर पर तमिलनाडु के कुछ जिले शामिल थे। इसकी राजधानी मदुरै थी। यानी पांड्य राज्य की जो राजधानी थी वो मदुरै थी। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख 324 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने किया है। इस वंश के शासक नेडुजेलियन 210 ईस्वी ने रोम के सम्राट अगस्टस के दरबार में एक राजदूत भेजा था। यानी 210 ईस्वी तक दक्षिण के राज्य पांड्य राजवंश का जो संबंध था वो यूरोपीय राज्य रोम के सम्राट अगस्टस के दरबार में एक राजदूत भेजने से स्पष्ट होता है कि यूरोपीय संबंध थे, इनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे। और जो पांड्य राजवंश का शासक था नेडुजेलियन, उसने भेजा था। आगे हम बात करते हैं तीसरे राज्य के बारे में, चोल राजवंश। चोल वंश का भौगोलिक विस्तार आधुनिक कावेरी नदी घाटी और कोरोमंडल तट जो है समुद्र तटीय क्षेत्र है, कोरोमंडल तट,
त्रिचिरापल्ली एवं तंजौर के क्षेत्र तक था। यानी जो चोल राज्य था या चोल राज्यों का जो साम्राज्य था, उसका भौगोलिक विस्तार जो था वो आज के कावेरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, कोरोमंडल तट और त्रिचिरापल्ली एवं तंजौर का जो क्षेत्र था वो इनका चोल राजवंशों का साम्राज्य था। इसकी राजधानी क्रमशः मनलूर, उरैयूर तथा बाद में तंजावुर बनी। यानी चोल राजवंश की जो राजधानी थी, सबसे पहले उत्तरी मनलूर थी, उत्तरी मनलूर, और बाद में उरैयूर बनी, और इसके बाद तंजावुर या बाद में इसकी जो तंजौर बनी। चोल राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में भी हुआ है। लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। यानी इस तरह अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि लगभग 150 ईसा पूर्व के समय में एलारा नामक एक चोल राजा हुआ था, उसने श्रीलंका पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। जो प्रारंभिक या शुरुआती चोल वंश था लगभग 300 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद उनका साम्राज्य नष्ट हो गया और फिर दोबारा यानी पुनः 800 ईस्वी के बाद परवर्ती चोल वंश के शासकों ने, यानी बाद के चोल वंश के शासकों ने लगभग 500 से 600 वर्षों तक शासन किया। तो इस प्रकार जो दक्षिण के राज्य थे, चेर, चोल एवं पांड्य, इनका इतिहास संगम काल के नाम से जाना जाता है और 900 वर्षों तक का इनका शासनकाल संगम काल के इतिहास के रूप में जाना जाता है। चोल राज्य के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 300 ईसा पूर्व से 1279 ईस्वी ये इनका समय था। धर्म इनका था बुद्ध और बाद में शैव, या शैव और बौद्ध दोनों धर्म को ये मानते थे। राजधानी इनकी बनी, कई राजधानियां इन्होंने बनाई। तो उन कई राजधानियों में सबका नाम हम जिक्र करेंगे। पुहार, उरैयूर, तिरुवरूर, थंजावुर, थंजावुर ही तंजौर है, तंजावुर है, तंजौर है, गंगई कोंड चोलपुरम, ये भी एक राजधानी थी। और इन सब की जो है यानी चोल राजवंश की जो भाषा थी वो प्राचीन तमिल भाषा थी। आज की तमिल भाषा नहीं थी, प्राचीन तमिल भाषा थी। चोल राजवंश को चोल मंडल भी कहा जाता है, यानी चोल राजवंश को चोल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चोल राजवंश दक्षिणी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ राजवंशों में से एक था। यानी चोलों का जो शासन काल था वो बहुत लंबे समय तक चला। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, 300 ईसा पूर्व से लेकर 1279 ईस्वी तक इनका शासन चलता रहा। इस तमिल क्षेत्र को मौर्य शासक सम्राट अशोक ने एकीकृत भारत का रूप देते हुए अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय सम्राट अशोक ने इसको एकीकृत भारत के नाम से अपने साम्राज्य में मिला लिया होगा। उसके बाद दक्षिण भारत के लिए 200 ईस्वी से 848 ईस्वी तक का समय अराजक समय के रूप में याद किया जाता है। 200 ईस्वी से 848 ईस्वी तक का जो समय रहा वो अराजकता की स्थिति के रूप में जाना जाता है। परवर्ती चोल वंश या पश्चातवर्ती बाद के जो चोल वंश के राजा हुए, उसका जो संस्थापक हुआ, परवर्ती चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था, इसने स्थापना की। इसका शासनकाल 848 ईस्वी से 891 ईस्वी तक था।
848 से 891 यानी 51 वर्ष का। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक राज राजा चोल, जो परवर्ती चोल वंश का शासन था, उसकी स्थापना विजयालय ने की थी। और उसका जो महत्वपूर्ण शासक था राज राजा चोल, उसका शासनकाल था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। उसका उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम था, जिसका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने उत्तर भारत तथा श्रीलंका दोनों पर विजय प्राप्त की, जो राजेंद्र चोल था। दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? शासनकाल जो था वो 9वीं से 14वीं सदी के मध्य का। राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था। दक्षिण भारत में जो हम 9वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि दक्षिण भारत में कैसी व्यवस्था चल रही थी। तो 9वीं से 14वीं सदी यानी 500 वर्षों के बीच जो था, वहां पर राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था। वर्तमान काल में जिस आधुनिक ग्राम सुशासन अथवा स्थानीय शासन की परंपरा को अपने देश में देखते हैं, उसका आरंभ परवर्ती चोल शासकों के काल में हुआ था। यानी आज की व्यवस्था के अनुसार जो हम शासन व्यवस्था देख रहे हैं, वो परवर्ती चोल वंश दो खंडों में विभाजित हुआ। एक प्रारंभिक चोल वंश था और एक परवर्ती या पश्चातवर्ती चोल वंश था। तो पश्चातवर्ती चोल वंश या बाद के चोल वंश शासकों ने जिस व्यवस्था का प्रचलन किया वो आज भी चल रही है। यदि भी इसके जो बीज हैं, इसके जो मूल तत्व हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि बौद्ध काल में गणराज्यों के प्रशासन में निहित हैं। चोल शासन काल में सशस्त्र महिलाएं राजा की अंगरक्षक होती थी। देखिए, चोल शासन काल में वहां पर महिलाओं को समान अधिकार था, और इतना अधिकार था कि चोल शासन काल में महिलाएं राजा की अंगरक्षक होती थी। मृत योद्धाओं के सम्मान में स्मृति पत्थर लगाकर उनकी पूजा की जाती थी, स्मारक बनवाए जाते थे, शिलालेख होते थे जो युद्ध में मारे जाते थे लोग। पांड्य शासक रोम के सैनिकों को अपना अंगरक्षक नियुक्त करते थे और उन्हें मूक म्लेच्छ कहा जाता था। यानी यूरोप के जो लोग थे, उनको भी सैनिकों को अपना अंगरक्षक नियुक्त करते थे, उनके सैनिकों को, और उनको मूक म्लेच्छ कहते थे ये लोग। चोल काल में यमन व्यापारी यानी कि रोमन अपने जहाजों से सोना भरकर भारत आते थे, और यहाँ से सोना के बदले काली मिर्च और मसाले दी जाते थे। दक्षिण का जो क्षेत्र था वो गर्म मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ वो भर भर कर सोना लाते थे और यहाँ से गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह ले जाते थे। उस समय विदेशी व्यापार जो होता था दक्षिण प्रायद्वीप का, भारतीय प्रायद्वीप का, वो अरब से था, चीन से था, मिस्र से था, और प्रायद्वीप एवं रोम तथा इटली से होता था। यानी कि लगभग पश्चिमी और उत्तरी एशिया और यूरोप से होता था। उत्तर भारतीय प्रभाव के कारण यहाँ वैदिक कर्मकांड का विस्तार हुआ। उत्तर भारत में जब वैदिक प्रभाव वहां पर हुआ, तो वहां का जो प्रभाव दक्षिण में भी देखने को मिला। दक्षिण उत्तर की तरह चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं थी। यानी कि दक्षिण भारत में जिस प्रकार उत्तर भारत में जिस समय चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, दक्षिण भारत में उत्तर भारत के समान चतुर्वर्ण यानी चार वर्ण की व्यवस्थाओं का की स्थापना नहीं हुई थी। उनका समाज 5 वर्गों में विभाजित था। ये जो दक्षिण का समाज था वो 5 वर्गों में विभाजित था। एक होता था ब्राह्मण वर्ग, दूसरा अरसर वर्ग जो राज परिवार से जुड़े शासक वर्ग थे, वणिक वर्ग होता था, बल्लाल बड़े कृषक एवं भूशासक वर्ग होता था, बेल्लार यानी मजदूर कृषक वर्ग होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो
दक्षिण का संगम काल का इतिहास है और प्रभाव है, क्या था। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे पाल वंश के विषय में। और पाल वंश जो था 750 ईस्वी से, या मुख्य रूप से कहें तो 810 ईस्वी से स्थापित हुआ। और पाल वंशों की भाषा भी पाली थी। इनका धर्म भी बौद्ध धर्म था। और ऐतिहासिक शास्त्रीय भारत का निर्माण करवाना, जिसके लिए जाने जाते हैं। शिक्षण संस्थान में इनके समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 850 ईस्वी में की गई। इसमें पढ़ने वाले शिक्षार्थी और पढ़ाने वाले शिक्षकों के पूजा ध्यान हेतु सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। यानी इस समय तक भारत के अंदर सिर्फ भगवान बुद्ध की ही पूजा की जाती थी। तो साथियों ये देखते हैं कि 750 ईस्वी तक भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में हुआ है। 7वीं शताब्दी तक भी, 8वीं शताब्दी तक रहा है। साथियों इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाल वंश के विषय में, और जहां से भी बौद्ध धर्म के और पाली भाषा के साक्ष्य मिलते हैं। प्रसिद्ध पाल वंश जो जिनकी राजधानी के बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि इनके साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही। साथियों वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।